जय हिंद। नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 17 से 18 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को यहां पर आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हम यहां पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सेशन की शुरुआत करें। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। सबसे पहले उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण के बाद बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा को केंद्र सरकार ने हाल ही में हरी झंडी दी है। कल वाले वीडियो में यह प्रश्न हमने आपको बतलाया था। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि कैमूर। हालांकि ये बहुत दिनों से प्रस्तावित था कि यहाँ पर इसका स्थापना होना है, लेकिन अभी ये खबरों में इस वजह से है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इसकी स्थापना को लेकर ये खास करके जो वन्यजीव अभयारण्य है इसे एक टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को लेकर के इसे हरी झंडी दी गई है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा कैमूर। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संचालक इंद्रानंद सिंह झा का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस नाम से काफी प्रसिद्ध हुए थे। देखिए, मुझे लगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने इसमें शामिल किया है। क्योंकि ये शख्स, अगर हम बात करें इनकी, तो ये रेडियो की दुनिया में खास करके दरभंगा क्षेत्र में देखें तो इन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पे एक्चुअली में पूछा गया है किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि खुरखुर भाई। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संचालक इंद्रानंद सिंह झा का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मूल रूप से चनौर दरभंगा के निवासी थे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको इसको लेकर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि खुरखुर भाई के नाम से ग्रामीण रेडियो टॉक कार्यक्रम गांव घर से इन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। एक कार्यक्रम था जिसका नाम है गांव घर। इसमें आपको ध्यान रखना है, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी इसी कार्यक्रम से मिली थी और इन्हें खुरखुर भाई के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर इनसे संबंधित है। यहाँ पर चूंकि बात हो रही है रेडियो की, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बिहार में अगर बात करें हम, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, तो बिहार में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना जो हुई ये वर्ष 1948 में हुई थी। लेकिन दूसरी ओर भारत के संदर्भ में इसी चीज को हम देखें तो भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई थी ये मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई थी। आपको ध्यान रखना कब, तो 1927 में। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखेंगे कि 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका जो नाम था ये था भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। लेकिन 1957 में इसका नाम बदलकर रखा गया आकाशवाणी, जो आप लोग जानते हैं। आपको ये तिथि जरूर ध्यान रखना, ये ईस्वी जो है ये 1957 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक नई जानकारी अभी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। आपको ये भी ध्यान रखना कि वर्ष 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती अभी रिसेंटली 1 मई 2024 को आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक का पदभार ग्रहण की है। ठीक है, इसी सीरीज में हमने इसको लेकर भी जानकारी आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालो की चढ़ाई की है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें ये कहाँ की रहने वाली है। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि किशनगंज। अब संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो सृष्टि नखत किशनगंज बिहार की रहने वाली है और इन्होंने हाल ही में विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू के बेस कैंप तक पहुंचकर बिहार का नाम रोशन किया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक जानकारी यहाँ पर यह भी दे दूं कि माउंट मकालू को सबसे खतरनाक चोटियों में से
एक माना जाता है। दरअसल इसके शिखर की जो स्थिति है, साथ साथ यहाँ का जो ठंडा तापमान है और इस शिखर पर चढ़ाई करना इस वजह से बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से इसे खतरनाक चोटियों की श्रेणी में रखा गया है। और ओवरऑल ये भी आपको ध्यान रखना है कि माउंट मकालू जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,485 मीटर है और इस प्रकार ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना, ये नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर, जो खास करके चाइनीज जो क्षेत्र है, इसकी सीमा पर माउंट एवरेस्ट के 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में महालंगुर हिमालय में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी मतलब इस पर्वत की उपस्थिति को लेकर यहाँ पर हमने लिखा है। तो फिलहाल अगर ये पूछा जाए, मतलब यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछा गया, इनका नाम क्या, किस जिले की रहने वाली है, किस चोटी की इन्होंने चढ़ाई की है, और ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अच्छा, ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले माउंट एवरेस्ट को लेकर हमने आपको दिया था, वो सभी पुनः हम एक एक करके आपको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीयों की दृष्टिकोण से हम देखें तो 20 मई 1965 को पहले भारतीय बने थे लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। उसके बाद 1984 में पहली महिला बनी थी बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली महिला अगर बात करें पहली महिला तो संतोष यादव, और पहली दिव्यांग महिला जो हिमालय पर्वत की यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं जो कि विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। दरअसल 1830 से लेकर 1843 तक अपना देश भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, और पिछले साल 4 जुलाई 2023 को उनकी 232वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर हम ये आपको बतला रहे हैं क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम पर, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जो कि इंग्लैंड के मूल निवासी थे, इन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। अच्छा, एवरेस्ट को लेकर एक बात ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्थानीय लोग इसे सागर माथा कहते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलरी थे, और इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी, जिन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अब देखिए, हालिया जो अपडेट इसमें आई है, जो इस पर चढ़ाई की है, एक एक करके सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है, जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बतलाया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रश्न यहाँ से अराइज होते हैं। ये तमाम चीजें इसी सीरीज में आपको ऑलरेडी बतलाया गया है। हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसको लेकर एक स्पेशल स्लाइड यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है, जरूर से इसको ध्यान रखिएगा। और तमाम पीडीएफ फाइल के लिए आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये सभी पीडीएफ आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी टीम ने अब किया है कि डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ होते हैं, जो एक्चुअली में अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी अब सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। बस आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप निःशुल्क इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छा, इसको डाउनलोड करने में किन्हीं को कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के जो क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं वो अब सभी के लिए निःशुल्क है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। अच्छा, पिछले वीडियो में ये प्रश्न आपने देखा होगा, वहां पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। हालांकि ये चीजें हमने कई बार आपको बतलाया है और विस्तृत तौर पर आपको हमने बतलाया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और वो प्रश्न का आंसर ही गलत हो गया। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम जाति सर्वेक्षण की बात करें, ये शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। वहां पर हमसे गलती ये हो गया था कि हमने आपको बतला दिया कि ये सर्वेक्षण कराने वाला या फिर ये सर्वे कराने वाला आंध्र प्रदेश से पहला राज्य है। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अपना बिहार जो है इस तरह का सर्वे कराने वाला, इस तरह का गणना कराने वाला भारत का पहला राज्य। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था। आइए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार में जातिगत जनगणना की खास करके अधिसूचना जो जारी हुई थी, कब हुई थी और ये कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में
जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इंपॉर्टेंट डेट है। और बिहार में जातिगत जनगणना की बात करें तो ये 2 चरणों में पूरा हुआ था। और एक्चुअली में अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की तो विधिवत रूप से जनगणना का जो कार्य शुरू हुआ था 7 जनवरी 2023 से। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है कि इसकी जो जिम्मेदारी है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी गई थी। हालांकि डिजिटल काम का जो जिम्मा था इस जनगणना से संबंधित ये दिल्ली की कंपनी ट्रिगिन टेक्नोलॉजीज को सौंपी गई थी। अब यहाँ पर वही पॉइंट हमने पुनः से लिख दिया कि बिहार जो है ये जाति जनगणना कराने वाला भारत का पहला और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है। ठीक है। हालांकि इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत सारी जानकारी जातीय जनगणना को लेकर दिया था। खास करके जब 2 अक्टूबर को इसका खास करके जो आंकड़ा जारी किया गया था तब भी हमने विस्तृत तौर पे बतलाया था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और तमाम चीजें यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं टॉपिक स्टडी के अंतर्गत। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अच्छा, जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि हमारे करंट अफेयर्स के जो डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है वो सभी के लिए निःशुल्क है। आप उसे एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स हैं और इसके अतिरिक्त ईयरली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे नोट्स हम आपको देते हैं, वो सभी ये पेड है, वो फ्री नहीं है। आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं, अन्यथा डेली करंट अफेयर्स से भी आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट करके तैयारी बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। जैसा भी आपको लगे, खास करके वो चीजें आप यहाँ पर विशेष रूप से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में संचालित कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से फायदा आपको यही होगा कि यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स का जो नोट्स है वो बना आपको मिलेगा। उसमें समय आपको ज्यादा देना नहीं है, वो समय का सदुपयोग करते हुए आप उसे याद करने में एकदम से अच्छी तरीके से अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। यही वो कोर्स है जिसके माध्यम से तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। और खास बात यहाँ पर यह है कि जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे सभी को आप यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे और जो आपका पीछे छूट चुका है 2023 से अब तक का, वो चीजें आपको इस कोर्स में एकदम से मिल जाएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं बिहार के, तो आप इस कोर्स को एकदम से बेझिझक ले सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। अच्छा, अगर आप मूल रूप से बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले कोर्स को परचेज कीजिएगा। ठीक है, नाम मात्र की फी पर आपके लिए उपलब्ध है। इस कोर्स में वो तमाम चीजें आपको मिल जाएगी जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होता है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को परखना। हजारों लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें 2024 का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमने एक शब्द प्रयोग किया है, नहीं किया जाएगा। प्रश्न आप लोग जब एग्जाम हॉल में सॉल्व करते होंगे तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि तेजी तेजी में पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ भी अगर शब्द से मान लीजिए यही शब्द छूट गया नहीं, तो वहां पर पूरा सेंस ही बदल जाएगा। जैसे कि सत्य असत्य, वहां पर अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पूरा सेंस ही बदल जाएगा। उसी प्रकार से इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो हर वर्ष की तुलना में वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे में कंपटीशन थोड़ा हाई है और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा आपका तैयारी रहेगा उसे बेहतर करने की दिशा में एग्जाम हॉल में खास करके माइंड को एकदम स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो चीजों को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की हम बात करें, निम्नलिखित में से किन्हें नहीं दिया जाएगा, तो जो निहोन हिंडान जो है एक संगठन है जापान का, जिसको कि हमने कल इसको लेकर जानकारी दिया था, यही इसका राइट आंसर होगा। इसे ये अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो 3 नाम दिख रहा विकल्प ए, बी और सी में, डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, जो कि तीनों अमेरिका के हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दिसंबर में। देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो वितरण होता है वो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष होता है। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, फाइनल आंसर, वो है विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता सूची की बात करें तो वो कंप्लीट चीजें यहाँ पर आपके समक्ष रखी गई हैं और हमने आपको बताया कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार 2024 विजेताओं की बात करें तो यहाँ पर वो कंप्लीट सूची आप देख रहे हैं, जैसे कि भौतिकी के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के लिए, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक प्रश्न निश्चित तौर पर गांठ बांध लीजिए, यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जरूर आपको ध्यान रखना है और ये स्लाइड का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पे 2024 विजेता सूची की, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें नोबेल पुरस्कार की तो ये आपके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय या फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों की हम बात करें तो यहाँ पर वो कंप्लीट सूची आपको दिख रहा है। 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कहें या फिर प्रथम एशियाई कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2019 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को सम्मानित किया गया था। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में चुना गया है। देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर माह को लेकर रिसेंटली घोषणा हुआ है, तो ऐसे में जो पूछा गया पुरुष कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो कामिंडो मेंडिस जो कि श्रीलंका के हैं पुरुष वर्ग में ये चुने गए हैं। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो वो चीजें भी हम यहाँ पर आपको आगे बतलाने वाले हैं। फिलहाल पुरुष वर्ग में ध्यान रखिए कामिंडो मेंडिस। अब यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख रहे हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, मतलब 2024 के अब तक का, सितंबर तक का, जनवरी से लेकर के सितंबर तक की यहाँ पर जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो हम पुरुष वर्ग 2024 में कामिंडो मेंडिस की बात कर रहे हैं, मार्च महीने वाले पर जब नजर डालेंगे यहाँ पर तो आपको ये नाम पुनः से दिखेगा। यानी कि इस वर्ष 2 बार लगातार इन्हें मतलब खास करके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम आपको एक जानकारी ये देना चाहेंगे कि भारत के शुभमन गिल 2023 में देखें तो 2 बार इन्हें भी ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दूसरे शख्स हैं कामिंडो मेंडिस जिन्हें एक सीजन में यानी कि एक वर्ष में अगर हम देखें तो उन्हें 2 बार ये सम्मान मिला है। तो 2024 सितंबर में कामिंडो मेंडिस श्रीलंका के, और वहीं पर महिला वर्ग में टैमी ब्यूमोंट जिन्हें आप यहाँ पर दोनों को क्रमशः तस्वीर में देख रहे हैं, ये इंग्लैंड की है, सम्मानित किया गया है 2024 सितंबर माह के लिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा छठा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। देखिए यहाँ पर किन्हें नहीं बल्कि किसने होगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और राइट आंसर है परमेश शिवमणि, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि नौ संचालन और दिशा निर्देशन के विशेषज्ञ परमेश शिवमणि, जो आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, शॉर्ट में इनका नाम है एस परमेश, जिन्हें भी हाल ही में 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और उन्हें भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक का पदभार दिया गया, या फिर उन्होंने ये 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दरअसल अगस्त 2024 में तटरक्षक महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया था। मामला यह था कि दरअसल 18 अगस्त 2024 को हृदयघात से राकेश पाल की मृत्यु के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। जो इस पद पर थे राकेश पाल, जिनकी ये जगह लिए हैं, दरअसल हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किन्हें? तो हम बात कर रहे हैं एस परमेश की, यानी कि परमेश शिवमणि की। ठीक है, तो इस पद पर अभी कौन है 26वें महानिदेशक के रूप में? तो परमेश शिवमणि। अब अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो इसमें एक नई अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल यानी कि अमरप्रीत सिंह, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो भारतीय सेना प्रमुखों की भी जानकारी आपको ध्यान रखना है, ये बदलते रहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अभी थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर है यह है उड़ीसा, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
आपको बता दूं कि हाल ही में 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उड़ीसा को पहला पुरस्कार मिला, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरे तथा गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया किस राज्य ने? तो उड़ीसा ने। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो पुरस्कारों का वितरण होगा ये 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में 9 श्रेणियों में संयुक्त रूप से कुल मिलाकर 38 विजेताओं को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। कब? तो 22 अक्टूबर 2024 को। अब 2024 में जो 2023 को लेकर जो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हुई है, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि इस बार किसी भी श्रेणी में कोई भी पुरस्कार बिहार को नहीं मिला है। ठीक है, प्रश्न अगर अराइज होते हैं कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार को कौन सा सम्मान मिला, तो कोई भी सम्मान नहीं मिला है। इसका जो पिछला संस्करण था वहां पर 2 सम्मान बिहार को देखने को मिला था। एक तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार था वो बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया था, और ये जानकारी हमने विस्तृत तौर पर आपको बताया था। अच्छा, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुई थी ये 1964 में हुई थी। ये चीजें चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर यहाँ पर हमने लिखा है। आइए इसको लेकर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, जो ये 5वां संस्करण है, जो अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं किसी भी रूप में, इसको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। हम इसे स्किप करते हैं, आप लोग टाइम निकाल के इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 नहीं बल्कि ओवरऑल अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की, तो पहला संस्करण जो इसका खास करके जारी हुआ था 2018 में, यानी जो पुरस्कारों का वितरण हुआ था 2018, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2022 और 5वां अभी रिसेंटली 2023 में। इसमें आपको मैं बता दूं कि जो प्रथम बार बिहार को इसमें पुरस्कार मिला वो 2022 में ही मिला था। एक तो अभी सर्वश्रेष्ठ उद्योग को लेकर हम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे थे कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार, लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य के तहत अगर हम देखें तो चौथे संस्करण में तीसरा पुरस्कार मिला था बिहार को, संयुक्त तौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश को। पहले स्थान पर तो मध्य प्रदेश रहा, दूसरे पे उड़ीसा रहा, और तीसरा पुरस्कार में बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था। तो इसका पिछला वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचेगा कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम इसको लेकर आपको जानकारी दें, जो चौथा संस्करण था ये कंप्लीट चीजें वही चीजें 2022 को लेकर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है यह विकल्प नंबर ए यानी कि 14वां उद्यम बना है। देखिए भारत में महारत्न कंपनियों की सूची को लेकर यहाँ पर जानकारी हमने आपको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समाचार पत्रों में सुर्खियों में है, मतलब मीडिया में ये खबरों में है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो कंप्लीट सूची आपके समक्ष है। अगर हम भारत के संदर्भ में महारत्न कंपनियों की बात करें तो इस सूची में 14 शामिल हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको हमने रिसेंटली एक अपडेट ये भी दिया था नवरत्न कंपनियों के बारे में, 17 इसमें शामिल है, और नया जो इसमें शामिल हुआ ये भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी। तो कुल मिला के नवरत्न में बात करें तो नवरत्न में 17 कंपनियां शामिल हैं, जबकि वहीं पर महारत्न की बात करें तो इसमें 14 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नवा प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, अतः विकल्प नंबर बी करेक्ट है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय करने का फैसला किया है। यह घोषणा अभी हाल ही में की गई। अच्छा, महाराष्ट्र और यहाँ पर रतन टाटा की बात हो रही है तो ऐसी ही जानकारी पिछले साल हमने आपको दिया था। देखिए इससे पहले साल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल उन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी रिसेंटली 9 अक्टूबर 2024 को टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
जिस वजह से ये चीजें खबरों में है। और रतन टाटा को मिले प्रमुख सम्मान की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला, 2008 में पद्म विभूषण, 2006 में महाराष्ट्र भूषण और 2021 में असम वैभव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। रिसेंटली 2023 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे 2023 को लेकर तो हम जानकारी आपको दे ही चुके हैं, इन्हें पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये चीजें आपको यहाँ पर जो जानकारी पर्पज से हमने दिया है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए 2024 का IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, इनको भी सम्मानित किया गया है। अब यहां पर आपको जानकारी देते हैं, दरअसल चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LV-M3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला ये दुनिया का चौथा और साथ ही साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश बनने का गौरव प्राप्त किया था। ये बड़ी उपलब्धि थी जो कि भारत को या फिर इसरो को मिले थे। आपको ये ध्यान रखना कि इसी मिशन की सफलता के लिए इटली के मिलान शहर में आयोजित पुरस्कार समारोह में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी और हमने उस समय भी आपको बतलाया था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ जानकारी मैं दे दूं। इससे पहले भी चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई थी। दरअसल इससे पहले अप्रैल 2024 में इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल चैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी हमने आपको बतलाया था। अच्छा, एक अपडेट यहाँ पर यह है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। दरअसल ये तिथि की जो घोषणा हुई थी वो 2023 में हुई थी, उसी दिन हुई थी जिस दिन चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान सॉफ्ट लैंड किया था 23 अगस्त को। और ये पहला दिवस जो मनाया गया, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है और इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर अच्छा एक बात और, जहां पर ये लैंड किया था उस जगह को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट, जो कि आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रमा की जमीन को यहाँ पर आप एक तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये एक आर्टिफिशियल तस्वीर है। आपको चंद्रयान मिशन को लेकर जो जानकारी हमने पहले भी दिया है, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ से जो चीजें आपको ध्यान रखना है, ये कब लॉन्च हुआ, लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ कौन थे, किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, ये चीजें तीनों मिशन के विषय में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मिशन चंद्रयान 4 को लेकर राशि का आवंटन किया गया है, इसको स्वीकृति दी गई है, रिसेंटली हमने आपको बतलाया था। चलिए अब यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तिब्बत चीन अवस्थित 8025 मीटर ऊंची माउंट शीश पंगमा की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं? इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर 2024 को 30 वर्षीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, जो कि नोएडा के हैं, ये तिब्बत चीन में माउंट शीश पंगमा की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाम आपको ध्यान रखना है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस पर्वत की चढ़ाई की है, ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसके साथ ही वे 8027 मीटर माउंट शीश पंगमा की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन के, इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। वे अब तक 8000 मीटर से अधिक ऊंची 8 चोटियों की फतह हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बनने का भी गौरव प्राप्त कर चुके हैं। और इनसे संबंधित एक अपडेट यहाँ पर यह है कि महज 16 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की थी। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। माउंट एवरेस्ट को लेकर विशेष जानकारी हम ऑलरेडी आपको अभी दे चुके हैं। हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहा हाल ही में अक्टूबर 2024 में दुनिया के सबसे ऊंचे चेरेनकोव टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लद्दाख में किया गया।
अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 4 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था, वो जानकारी यहाँ पर दी गई, आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो लोग YouTube पर वीडियोज देखते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको YouTube पर और एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको PDF के साथ मिलता है और YouTube पर ये तमाम वीडियो मंथली करंट अफेयर सेक्शन में उपलब्ध है। आप लोग वहां पर जाके इससे सारी वीडियो को जरूर देखिएगा, कम से कम 2024 का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत से ये तमाम चीजें हमने तैयार किया है, ये चीजें आप लोग जरूर देखिए, बहुत फायदा यहाँ से आपको मिलने वाला है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आप इस सीरीज को नहीं फॉलो करते हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे कि पुनः पटना में आयोजित एक समारोह में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव नीरज नारायण ने दोहराया है। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है, कार्बन न्यूट्रल यानी कि नेट जीरो का जो लक्ष्य है बिहार सरकार का, वो कब तक का है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जानकारी जो हम इस कोर्स को लेकर आपको दे रहे थे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक नाम मात्र की फी पर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।